नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। प्रियंका का बढ़ते अपराधों को लेकर योगी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य में अपराध की लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर योगी सरकार पर हमला करते हुए शनिवार को कहा कि अपराध की वारदातों पर अंकुश लगाने में वह असफल साबित हो रही है। श्रीमती वाड्रा योगी सरकार पर राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार हमला कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। श्रीमती वाड्रा ने राज्य सरकार पर बुलंदशहर में हुई अपहरण की घटना को लेकर तीखा हमला किया और आरोप लगाया कि वह अपराध रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलता जा रहा है, क्राइम और कोरोना कंट्रोल से बाहर है। बुलंदशहर में श्री धर्मेंद्र चौधरी जी का 8 दिन पहले अपहरण हुआ था। कानपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर, हर घटना में कानून व्यवस्था की सुस्ती है और जंगल राज के लक्षण हैं। पता नहीं सरकार कब तक सोएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस की जांच पर बोले उद्धव, महाराष्ट्र और बिहार में विवाद ना पैदा करें। जी हां दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि मैं उन लोगों की निंदा करना चाहूंगा जो पुलिस की दक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई पुलिस असमर्थ नहीं है। अगर किसी के पास इस मामले के बारे में कोई सबूत है तो वो इसे हमारे पास ला सकते हैं और हम पूछताछ करेंगे, दोषी को सजा देंगे। लेकिन कृपया इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार, 2 राज्यों के बीच विवाद पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना करें। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुशांत सिंह केस में राज्य सरकार लापरवाही बरत रही है। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि विपक्ष इंटरपोल या नमस्ते ट्रंप के फॉलोअर्स को भी जांच के लिए ला सकता है। देवेंद्र फडणवीस को समझना चाहिए कि यह वही पुलिस है जिसके साथ उन्होंने 5 साल काम किया है। यह वही पुलिस है जिसने कोरोना के साथ लड़ाई के दौरान कई बलिदान दिए हैं। वही इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस लंबे वक्त से मामले की जांच कर रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि 15 करोड़ रुपया खाते से निकल गया। फिर कैसी जांच हो रही है। दरअसल बिहार पुलिस ने जब मामले को संभाला, सुशांत के परिजनों से पूछताछ में ये बात सामने आई कि सुशांत के खाते से कुछ ही वक्त में करीब 15 करोड़ रुपए निकल गए थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान एसओजी को मिली बड़ी कामयाबी, ऑडियो टेप जांच में पाई गई सही। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सियासी संकट अभी भी जारी है। विधायक खरीद फरोख्त के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी ने ऑडियो टेप की एफएसएल जांच करवाई थी जो सही पाई गई है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। एसओजी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी लगाई है कि अब आगे की जाँच के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास के नमूने की जाँच जरूरी है। एसओजी के अनुसार वायरल ऑडियो एफएसएल जांच के लिए 28 जुलाई को भेजा गया था, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट शुक्रवार को आ गई है। एसओजी ने कोर्ट से कहा है कि नोटिस देने के बावजूद राजेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा वॉइस सैंपलिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, इसलिए कोर्ट आदेश दे कि आगे की जांच के लिए वे अपना वॉइस सैंपल एसओजी को दें। उधर कोर्ट में संजय जैन ने आवास के नमूने देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि यह राजनीतिक मामला है और मुझे जाँच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। आवास के नमूने का गलत प्रयोग कर मुझे फंसाया जा सकता है। गौरतलब है कि इस मामले में पहले ही 2 आरोपी अशोक सिंह और भरत मालानी ने आवास के नमूने देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 4 अगस्त को मांगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के खिलाफ चुनाव याचिका दायर, शपथ पत्र में गलत जानकारियां देने का आरोप। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की गई है। सिंधिया पर आरोप है कि उन्होंने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है और अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले छिपाकर राज्यसभा चुनाव लड़ा है। भिंड जिले के लाहौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका दायर की है। उनके वकील संजय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल ने बताया कि इस याचिका में कहा गया है कि याचिका में जोर दिया गया है कि सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया है। नियमानुसार नामांकन पत्र में आपराधिक मामलों की भी जानकारी दी जानी चाहिए थी, लेकिन छिपा ली गई। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया था। भले ही सिंधिया अब कांग्रेस में नहीं है और भाजपा से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए प्रस्तुत नामांकन पत्र में सिंधिया ने उक्त मामले की जानकारी पेश नहीं कर उसे छुपाया। यह आयोग के नियमों का उल्लंघन है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नई शिक्षा नीति के प्रावधानों पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति का दृष्टिकोण सही है, लेकिन इसमें कई कागजी बातें हैं तथा अनेक प्रावधानों को लागू करने का रास्ता नहीं सुझाया गया है। सिब्बल ने कहा, नई शिक्षा नीति के बारे में मैं कहूंगा कि इसका दृष्टिकोण सही रास्ते पर जाता है, लेकिन इसके अनेक प्रावधानों एवं प्रस्तावों को लागू कैसे किया जाएगा, इसका रास्ता नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा, इसमें कई कागजी बातें हैं जिन्हें लागू करना मुश्किल है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति देने, विधि और मेडिकल को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक बनाने, विश्वविद्यालयों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने सहित स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक सुधारों की बात कही गई है। पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि नई नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति संप्रंग सरकार के दौरान शिक्षा पर जीडीपी का 3.2% से अधिक खर्च होता था, जबकि वर्तमान सरकार के दौरान शिक्षा बजट में आवंटन में कमी आई है। ऐसे में शिक्षा में जीडीपी का 6% खर्च होने के अनुपालन को लेकर उन्हें संदेह है। सिब्बल ने कहा कि नीति में कम से कम 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की बात कही गई है, जिसे बढ़ाकर 8वीं कक्षा तक किया जा सकता है, लेकिन देश के अलग अलग स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को कठिनाई आएगी क्योंकि उनके अभिभावकों का तबादला होता रहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति संप्रग सरकार के दौरान देश बोर्ड परीक्षा समाप्त करने की ओर बढ़ा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने बोर्ड परीक्षा को फिर लागू कर दिया। अब नई नीति में फिर उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास, पाठ्यक्रम का मानक तैयार करने जैसी कई बातें कही गई हैं, लेकिन इनका रास्ता स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के साथ कला की पढ़ाई करना, उच्च शिक्षा में एकल नियामक का गठन, उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने तथा विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति देने जैसी कई बातें कांग्रेस नीति संपर्क सरकार के दौरान आगे बढ़ाई गई थी। भाजपा इसका पहले विरोध कर रही थी, लेकिन अब उसी राह पर चलना चाहते हैं। इस प्रकार से 6 साल बर्बाद कर दिए गए। सिब्बल ने कहा, हम जिस रेलगाड़ी को चलाना चाहते थे, पहले भाजपा उसका विरोध करती थी और उससे अलग हो गए थे, लेकिन अब उसी रेलगाड़ी को चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इसमें संदेह है कि कोई भी विदेशी शिक्षण संस्थान भारत में अपना परिसर खोलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, यह नई शिक्षा नीति में स्पष्ट नहीं है। अनुसंधान कोष को कैसे लागू किया जाएगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस नेता ने आशंका व्यक्त की कि अनुसंधान कोष का पैसा कुछ खास संस्थाओं को चला जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। डॉक्टरों को वेतन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को 10 अगस्त तक अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट में अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी जान बचाने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन न देने पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को 10 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।